ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू किया जाएगा। कोविड टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को कल से वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। प्रदेश में अब तक 4,48,000 से अधिक लोगों को दिए जा चुके हैं कोविड के टीके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने का फैसला किया। और केंद्र सरकार ने जनधन खाता को आधार संख्या से लिंक कराने की समय सीमा 31 मार्च तक निर्धारित की। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी होने और महामारी की स्थिति समाप्त होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत शरणार्थी का दर्जा प्राप्त लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। श्री शाह पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। गृह मंत्री ने भरोसा दिलाया कि CAA से देश के मुसलमानों की नागरिकता प्रभावित नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि देश में जुलाई तक कोरोना के 8 नए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगे। श्री चौबे पटना एम्स में कोवैक्सीन ट्रायल में शामिल स्वयंसेवकों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना की स्थिति पर जिस तरह नियंत्रण पाया है, उसकी पूरे विश्व में सराहना हो रही है। कोविड टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को कल से वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि कोविड टीके की 2 खुराकें लेनी आवश्यक है। पहली खुराक के 28 दिनों के बाद टीके की दूसरी खुराक दी जाती है। इसके बाद ही शरीर में कोविड के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। प्रदेश में अब तक 4,48,446 लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। कल 17,970 लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसमें 285 स्वास्थ्यकर्मी और 17,685 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है। इधर विभाग ने कोविड टीकाकरण से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया है। लोग इस नंबर पर कॉल कर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी पूर्व से बरती जा रही सावधानियों को जारी रखने की अपील की है। यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीन तो जरूर लगाएं, साथ साथ ये ना भूलें कि अभी भी कोविड गया नहीं है, इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और हाथ धोना बहुत जरूरी है। अगर हम ये दोनों चीजें करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन लगाएंगे, तो कोविड से हम छुटकारा पा पाएंगे। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड टीका को लेकर लोगों से सकारात्मक रहने को कहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सकारात्मक रहें कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके, इसमें विश्वास रखें और पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव मेंटल जो आपका अप्रोच है वो रखें इस कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेके। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप डरे नहीं, फियरफुल ना हो, केयरफुल हो। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.15% हो गई है। एक दिन में 113 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,59,347 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 57 नए मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,568 हो गया है।
पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1521 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 699 है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने का फैसला किया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर नया सत्र शुरू करने को कहा गया है। श्री भारद्वाज ने बताया कि नए सत्र में फेस टू फेस पढ़ाई के लिए हर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का स्कूलों को निर्देश दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद ही 5वीं से नीचे की कक्षाओं को संचालित करने पर फैसला किया जाएगा। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री चौधरी ने कहा कि स्कूल खोलने से अधिक महत्वपूर्ण बच्चों का स्वास्थ्य है और इससे कोई समझौता नहीं होगा। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि अब उत्पाद न्यायालय में चल रहे मामलों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा है कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए शहरों में साइकिलिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने दिल्ली के तर्ज पर प्रदूषण समाप्त करने वाले स्मॉग टावर लगाने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक जनधन खाता को आधार संख्या से लिंक कराने की समय सीमा निर्धारित की है। जिन मामलों में पैन की आवश्यकता होगी उस खाते को पैन से जोड़ने को भी कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर खाताधारकों को सरकार की ओर से मिलने वाली कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लोग टोल फ्री नंबर 18003457 पर चुनाव से जुड़ी किसी प्रकार की शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने पटना एम्स के पास सेवा सदन का शिलान्यास किया। इस प्रस्तावित भवन में एम्स में इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए आवासीय व्यवस्था रहेगी। समारोह को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि संघ पूरी मानवता को अपना कुटुंब मानकर सेवा कार्य के लिए प्रतिबद्ध है। आईआरसीटीसी रक्सौल से दक्षिण भारत के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा। यह ट्रेन 12 मार्च को रक्सौल से खुलेगी और पटना मोकामा होते हुए तिरुपति, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और पुरी जाएगी। 13 दिन बाद 25 मार्च को ट्रेन वापस लौटेगी। आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि पूरी यात्रा के लिए 13,230 रूपये देने होंगे। इस पैकेज में यात्रा के साथ साथ रहने, खाने पीने और घूमने की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। प्रदेश में पहली बार दिल्ली के तर्ज पर पटना नगर निगम क्षेत्र में 3 मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना होगी। निगम की मेयर सीता साहू ने अस्थायी समिति की बैठक में ये जानकारी दी। गांवों में पेयजल की बर्बादी को रोकने के लिए निगरानी टीमों का गठन किया जाएगा। हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत वार्ड प्रबंधन और क्रियान्वयन समिति इस टीम का गठन करेगी। इसे लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और पंचायती राज विभाग ने संयुक्त रूप से दिशा निर्देश जारी किए हैं। निगरानी समिति में वार्ड की महिलाओं और युवाओं को शामिल किया जाएगा, जो लोगों को पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। धूप खिली रहने से ठंड में कमी आई है। मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम हवा के प्रभाव से औसत तापमान में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश भर में दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम हवा का निरंतर प्रवेश जारी है एवं समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर बांग्लादेश एवं उसके आसपास एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र देखा जा रहा है। हालांकि हवा के उल्टे प्रवाह की वजह से उपर्युक्त परिसंचरण का प्रभाव बिहार या प्रदेश में नगण्य होगा। फलस्वरूप रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर आज सुबह राजधानी पटना और आसपास के क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाया रहा। चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी।
लालू प्रसाद ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आधी सजा काट लेने का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की है। राजद अध्यक्ष का अभी दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। विमानन कंपनी इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह की हत्या में गिरफ्तार ऋतुराज को मुख्य आरोपी बनाया गया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेने के लिए पटना स्थित एक अदालत में पुलिस ने आवेदन दिया, जिसे अदालत ने स्वीकृत करते हुए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। गौरतलब है कि इस चर्चित हत्याकांड में पुलिस ने ऋतुराज को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार रोड रेज के कारण रूपेश सिंह की हत्या की गई थी। इंटरमीडिएट परीक्षा के 10वें दिन कल कदाचार के आरोप में 10 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। सबसे अधिक रोहतास और भागलपुर से 3-3 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। सीवान जिले की पॉस्को अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में दोषी ठहराए गए जीशान अली को 10 वर्ष कारावास और 13,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र के हरकावां गांव में आपसी विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में लूट के दौरान एक व्यवसायी की हत्या के मामले में पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है हवाई यात्रा महंगी, किराए में 30% तक वृद्धि। दैनिक भास्कर लिखता है 50 साल पार के 27 करोड़ लोगों को भी मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है किसी को 1 इंच जमीन न दी और न देंगे। प्रभात खबर की सुर्खी है 27 जून को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। राष्ट्रीय सहारा ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सरकार बरतेगी सख्ती। दैनिक आज की सुर्खी है सऊदी अरब ने भारत सहित 20 देशों से आने वालों पर बैन लगाया। इसके अलावा सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात से जुड़ी खबरों को भी पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू किया जाएगा। कोविड टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को कल से वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। प्रदेश में अब तक 4,48,000 से अधिक लोगों को दिए जा चुके हैं कोविड के टीके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने का फैसला किया। और केंद्र सरकार ने जनधन खाता को आधार संख्या से लिंक कराने की समय सीमा 31 मार्च तक निर्धारित की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।